अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ में हूँ हिबा बासी। आज हम बात करेंगे कुबलाई खान ताकतवर कैसे बना, ये कौन था और इसके बारे में तारीख क्या कहती है। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँच सकें। कुबलाई खान चंगेज़ खान का पोता था। 1216 में पैदा हुए और बाद में इतनी वसी सल्तनत का हुक्मरान बना कि इससे पहले किसी बादशाह को इतने लोगों पर हुकूमत करना नसीब न हुआ। जब चीन में मंगोलों को मार धार करते आधी सदी गुजर रही थी, अब 1279 तो इस वक्त कुबलाई खान के बादशाही का परचम पोलैंड की सरहद तक लहरा रहा था। यूरोप के लोगों को सबसे पहले जिस चीनी बादशाह से शनासाई हासिल हुई वो कुबलाई खान ही था। अभी कुबलाई खान की उम्र 10 साल ही थी कि इसने अपने दादा चंगेज़ खान की आखिरी मुहिम में हिस्सा लिया। 1226 से 1227 चंगेज़ खान ने अपने बिस्तर मर्ग पर कुबलाई खान को लायक और होनहार बताया था। सन 1258 में कुबलाई खान के भाई हलाकू खान की फौजों ने बगदाद पर हमला किया था और इस वक्त के मुसलमान सल्तनत की ईंट से ईंट बजाते इतने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाई थी जिसकी उससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। कुबलाई खान 1259 में जाकर तख्त पर बैठ। इस वक्त भी अरेक बगा इसको अपनी बाई से काफ अपने चचेरे भाई से जंग करनी पड़ी क्योंकि वो भी तख्त के दावेदार थे। कुबलाई खान ने इन पर फतह पर अपना न्याय पाया तख्त पैकन में कायम किया। 1264 इसके बाद जनूबी चीन पर कब्जा करने की तरफ मतवज्जा हुआ। जब कभी कुबलाई खान दूर दराज मुहिम इख्तियार करता तो इसको कामयाबी हासिल न होती थी। इसने जावान पर हमले किए लेकिन शदीद नाकामी हासिल हुई। फिर जावा और श्याम पर चढ़ दौड़ा लेकिन इनमें भी कामयाब न हो सका। अलबत्ता बर्मा में कामयाबी हासिल हुई और मंगोल फौजें इस मुल्क पर बढ़ती चली गई। इस शहनशाह ने जब कभी दूसरे मुल्कों से अमन और मसाहलत की बातचीत तो वो हमेशा कामयाब हुआ। कुबलाई खान की फौज में एशिया के अक्सर ममालिक के लोग शामिल होते थे और इसके अमले में हर मुल्क के जंगजू, साइंसदान, हुक्म और सियासी लोग शरीक होते थे। मार्को पोलो इसी ग्रोह से था पर हमें कुबलाई खान के अक्सर हालात इसी के सफरनामे से मालूम होते हैं। मार्को पोलो ने यह भी लिखा है कि कुबलाई खान अपने रिहा की तालीम के लिए यूरोप के पादरियों को बुलाना चाहता था लेकिन जब पादरी न मिल सके इसने तिब्बत से बुद्ध मत वालों को बुला लिया। इसका दरबार नायत शानदार था जहाँ ऐयाश और तफरी के अजीम शान सामान मौजूद था और इसके शाहकार की टोलियाँ बड़ी आन बान की होती थी। कुबलाई खान तबीयत का नेक था, इल्मी मुशागल से दिलचस्पी रखता था लेकिन इसका इसराफ बसा औकात रिहा को बगावत पर आमादा कर देता था। इसने 78 साल की उम्र पाक 1294 में वफात पाई। इधर चीन कुबलाई खान को अपनी तारीखी शख्सियत समझ कर इसे खराज अकीदत पेश करता है जो मंगोलिया के अवाम को गिरा गुजरता है। क्योंकि चीन मंगोलिया का सबसे बड़ा तजारती साथी है लेकिन मंगोलिया अपने से कहीं ज़्यादा ताकतवर इस जनूबी हमसाया ममालिक से ज़्यादा खुश नहीं है। चीन में वाक़या इन्नर मंगोलिया इलाका शांगडो के कदीम तारीखी इलाके को जोयोआन सल्तनत का गरमानी दरखलाफा हुआ करता था। बीजिंग हुकूमत की दरख्वास्त पर 2012 से यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल किया जा चुका है। मंगोलिया के तारीख और आसार कदीमा के माहिरीन का इसरार है कि शांगडो को चीन नहीं बल्कि मंगोलिया की तारीख का एक हिस्सा समझा जाए। वाज़ेह रहे कि चीन में बसने वाले मंगोल नस्ल के अफराद की तादाद मंगोलिया में आबाद मंगोलों के मुकाबले में दुगनी है। कुछ लोग चीनी इलाके शांगडो में कुबलाई खान के कांसी के एक मुजस्मे के आसपास जमा हुए और उन्होंने इस हुक्मरान को खराज अकीदत पेश किया। ताहम चीन में सरकारी तौर पर इसके हवाले से कोई तकरीबात मुनक्किद नहीं होती क्योंकि चीन मुल्क में नस्ली वहादत पर ज़्यादा जोर देता है। फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए इन्फो न्यूज़ नेटवर्क। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।